हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पेपर को लेकर आए थे और इस बार हम सेकेंड पेपर को लाए हैं। टोटल 2 वर्ष का है। कम्बिनेशन सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में 3 असाइनमेंट हमको बनाना है, सेकेंड ईयर में 2 असाइनमेंट बनाना है। तो फर्स्ट ईयर में हम पहला वीडियो इसको हम बनाकर डाल दिए हैं। सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे असाइनमेंट बनाना। प्रश्न का शीर्षक भारत में सरकार और राजनीति। विषय कोड है UGPS, कोर्स कोड है CSSPS 02। एकल विषय प्रमाण पत्र है ये। जिसका कम्बिनेशन सब्जेक्ट नहीं होता है वही वो एक विषय से अपना कम्बिनेशन के लिए एडमिशन कराकर अपना कम्बिनेशन बना सकता है। एडमिशन के लिए एडमिशन करा लीजिए, एडमिशन करा सकते हैं आप लोग। तो इसका असाइनमेंट हम लिखेंगे। ये टोटल 2 भागों में बटा होता है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 6 क्वेश्चन है, खंड ब में 9 क्वेश्चन है। खंड अ को हम 200 से 300 शब्दों में लिखेंगे। खंड ब को 500 से 800 शब्दों में लिखेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन अब इस प्रकार हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संसद में विपक्ष नेता की भूमिका अपने विचार लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति का परीक्षण कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन पर एक टिप्पणी लिखिए। राज्यपाल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। नौकरशाही के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। खंड ब में 3 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। भारत में संघ और राज्यों के मध्य संबंध की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, खंड अ जो है 12 अंक का होगा और खंड ब जो है 18 अंक का होगा। टोटल 30 अंकों का होगा। यानी फर्स्ट ईयर में 3 असाइनमेंट होगा। टोटल जो है फर्स्ट ईयर में 3 असाइनमेंट, प्रत्येक 30-30 नंबर का असाइनमेंट होगा। इस प्रकार हमको असाइनमेंट का बुक भी कॉलेज से मिल जाता है, देख सकते हैं आप लोग। जिसको आप लोग भर सकते हैं। अध्ययन केंद्र, जमा करने की तिथि, रसीद नंबर, कार्यक्रम कोड, प्रश्न पत्र का कोड, नामांकन संख्या, प्रथम प्रवेश सत्र, नाम भर सकते हैं, पिता का नाम, अधिनांश क्रमांक यदि लागू हो तो आप भर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विवेचना कीजिए। भारतीय राजनीति में हम जाति की भूमिका को अनेक कारकों की सहायता से देख सकते हैं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका निम्नलिखित आयाम है। जाति की भूमिका के निम्नलिखित आयाम है। पहला है राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर किया जाता है। प्रत्याशी चुनते समय प्रत्येक दल इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में किन किन जातियों के लोग रहते हैं, उनके पारस्परिक समीकरण क्या है। भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन में जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हैं। दूसरा क्या है, जातिगत समीकरण मतदान व्यवहार को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता है। चुनाव अभियान में जातिवाद को साधन के रूप में अपनाया जाता है। प्रत्याशी में अपनी जाति के मतदाताओं को विशेष तौर पर अपने पक्ष में लाने का प्रयास करते हैं, जिससे
कि अपनी जाति के मतदाताओं पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके। ब्राह्मणों का वोट आमतौर पर कांग्रेस व भाजपा को मिलता रहा है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव व बिहार में लालू प्रसाद यादव के यादवों सशक्त समर्थन रहा है। कुछ सीमा तक उन्हें पिछड़ी जातियों के वोट भी मिलते रहे हैं। बसपा की सफलता के पीछे दलित वोटों का मजबूत समर्थन रहा है। तीसरा, जाति का प्रभाव इतना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर राज्यों के मंत्रिमंडलों में प्रत्येक प्रमुख जातियों को प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य सा हो गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिखों, मुसलमानों, दलित, पिछड़ी जातियों सबको किसी न किसी रूप में मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है। चौथा, भारत में जातियां संगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उदाहरणार्थ, संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गए हैं। केंद्र व राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में आम धारणा है कि उनके निर्देशों में भी आज जातिवाद का असर देखा जा सकता है। अधिकारियों की प्रोन्नति तथा नियुक्ति में भी इस बात का प्रभाव पड़ता है कि मुख्यमंत्री या मंत्री उसकी जाति का है या नहीं। क्वेश्चन दूसरा है, संसद में विपक्ष नेता की भूमिका पर अपने विचार कीजिए। संसद में विपक्ष नेता की भूमिका। फर्स्ट, विपक्ष संसद एवं उसकी समितियों के अंदर और संसद के बाहर मीडिया में और जनता के बीच दिन प्रतिदिन आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया करता है, सवाल करता है और उसकी निगरानी करता है। दूसरा, विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संवैधानिक सुरक्षा घेरा बनाए रखे हैं। तीसरा, सरकार नीतिगत उपाय और कानून के निर्माता के रूप में जो भी कदम उठाती है, विपक्ष उसे अनिवार्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है। चौथा, इसके अलावा विपक्ष संसद में केरल सरकार के कामकाज पर नज़र रखने तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि विभिन्न संसदीय साधनों का उपयोग करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, संशोधनों और आश्वासनों के संबंध में भी मांग और अपील प्रस्तुत करता है। पाँचवा, विपक्ष की भूमिका सरकार से सवाल पूछना और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है। इससे सत्ताधारी पार्टी की गलतियों को सुधारने में भी मदद मिलती है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति का परीक्षण कीजिए। उत्तर है, भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। फर्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 12 से 35 है। ये अधिकार सभी नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता देते हैं। तीसरा, समय समय पर अदालतों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनमें लोकतांत्रिक अधिकारों का दायरा बढ़ा है। तीसरा, संसद ने सूचना का अधिकार संबंधी कानून बनाया है। चौथा, चुनाव में मताधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकार है। पाँचवा, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रेस को सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह आज़ाद होना चाहिए। छठवां, आज़ाद प्रेस सरकार की गलत नीतियों को उजागर करती है। छठवां, लोकतंत्र में नागरिकों को मौलिक अधिकार देने चाहिए ताकि वे अच्छा जीवन जी सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें। आठवां, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ उसकी सीमा का तय होना भी जरूरी है। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसको हम लिखेंगे अपने शब्दों में, न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यों तथा कभी कभी
विधायिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा रिव्यू का प्रावधान हो। दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करती है। न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सामान्य संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है, किंतु पिनाक एवं स्मिथ ने इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी है। 1803 में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मार्शन से मानी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के नागरिक के विरोध को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि अपनाई जाती है तो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो न्यायालय विधियों की संवैधानिक की जांच करता है। इसलिए अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का प्रहरी भी कहा जाता है। इतना हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन अब 5 लिखेंगे। राज्यपाल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा राज्यपाल के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला, राज्यपाल सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय उनके नाम पर लिए जाते हैं। दूसरा, राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरा, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक भी निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और नागरिकों के विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल विधानसभा को बुलाता है और सत्रावसान करता है। राज्यपाल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हुए विधानमंडल को संबोधित करता है। 7वां, राज्यपाल राज्य विधेयकों के अधिनियम से जुड़े काम करता है। 8वां, राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में लाने से पहले सिफारिश करता है। नेक्स्ट, राज्यपाल वार्षिक वित्तीय 9वां, राज्यपाल वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखता है। राज्यपाल किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि दे सकता है। राज्यपाल के पास दंड में क्षमा, विलंब, राहत या छूट देने का अधिकार है। 6वां, नौकरशाही के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। नौकरशाही के जो गुण है, फर्स्ट क्या है? नौकरशाही में स्थिरता, निरंतरता और जवाबदेही होती है। दूसरा, नौकरशाही में योग्यता के आधार पर चयन होता है। नौकरशाही में लोक सेवा की कार्यकुशलता पर ध्यान दिया जाता है। नौकरशाही में पदोन्नति और चयन तकनीकी की योग्यता के आधार पर होता है। नौकरशाही में कर्मचारी अपने पद के लिए किसी या राजनीतिक दल का आभारी नहीं होता है। नौकरशाही में कर्मचारी अपने उद्यम और बुद्धिमत्ता के आधार पर पद प्राप्त करता है। नौकरशाही में खुली और निष्पक्ष प्रतियोगिता के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती है। और नौकरशाही कुछ गुण है उसको लिखेंगे। नौकरशाही के दोष, फर्स्ट, नौकरशाही में कर्मचारी औपचारिक नियमों और अपने पद के दायित्वों से बंधे होते हैं। दूसरा, नौकरशाही में कर्मचारियों की निजी रचनात्मकता, सूझबूझ और पहल करने के साहस को दबाया जाता है। तीसरा, नौकरशाही में नियमों और विधियों की अवैयक्तिक से ऐसे विशेषज्ञों का जन्म हो सकता है जो संगठन के लक्ष्यों को भूल जाता है। नौकरशाही तंत्र की एक कमी यह है कि इसके अंतर्गत अधिकारियों में स्वयं निर्णय लेने की कमी होती है। वे साधारणतः लकीर के फकीर होते हैं।
कभी कभी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये लोग कागज़ों में हेरा फेरी भी कर देते हैं, किसी फाइल को इतना नीचा दबा देते हैं कि उसका निकलना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार और भी अनेक हथकंडे अपनाते हैं। छठवां, नौकरशाही के अधिकारी निरंकुश का व्यवहार करते हैं। जनता के प्रति इनका व्यवहार निरंकुश होता है। ये अपने समक्ष किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वह मनमानी करते हैं। शासन के आदेशों को जनहित की अपेक्षा अपने मनमाने ढंग से लागू करते हैं। अब खंड ब का देखेंगे। खंड ब में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक विवरण इस प्रकार है। मौलिक अधिकारों की परिभाषा। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारतीय संविधान के तहत प्रदान किए गए हैं और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रकार। फर्स्ट, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता और अन्य स्वतंत्रताएं शामिल हैं। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, जिसमें बाल श्रम का प्रत्यार्जन और अन्य शोषण के विरुद्ध उपाय शामिल हैं। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता और अन्य धार्मिक स्वतंत्रताएं शामिल हैं। पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक संरक्षण की गारंटी शामिल है। छठवां, है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। यह अधिकार भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें न्यायालयों में जाने का अधिकार और अन्य संवैधानिक उपचार शामिल हैं। मौलिक अधिकारों की महत्व। कुछ मौलिक अधिकारों का महत्व है, इसको देखेंगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। समानता और न्याय। मौलिक अधिकार समानता की गारंटी प्रदान करता है। और सरकार की जिम्मेदारी। मौलिक अधिकार सरकार की जिम्मेदारी प्रदान करता है। प्रश्न 8वां देखेंगे। भारत में संघ और राज्यों के मध्य संबंध की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उत्तर है, भारत में संघ और राज्यों के बीच संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है। भारतीय संविधान में 3 सूचियों का प्रावधान है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है जिन पर संघ और राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। पहला, संघ सूची। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे कि रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा निर्माण, बैंकिंग और बीमा इत्यादि। दूसरा, राज्य सूची। इसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल हैं, जैसे कि पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि। तीसरा, समवर्ती सूची। इसमें वे विषय शामिल हैं जिस पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। यदि संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, यदि संघ और राज्य दोनों द्वारा बनाए गए कानून परस्पर विरोधी होते हैं तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और संबंधों की व्यवहारिकताएं और भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया
भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्वतंत्रता के बाद यह भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार भारत में संघ और राज्यों के बीच संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या करने से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और संबंधों की व्यावहारिकताएं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लास्ट क्वेश्चन है खंड ब का प्रश्न 9। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए हमें यह समझना होगा कि संविधान में इन शक्तियों का प्रावधान क्यों किया गया है और इनका उपयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 4 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। फर्स्ट है साधारण आपातकालीन अनुच्छेद 352। यह शक्ति राष्ट्रपति को कुछ बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा या संप्रभुता को खत्म होने पर प्रयोग करने की अनुमति देती है। दूसरा है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 353। यह शक्ति राष्ट्रपति को देश की वित्तीय स्थिति को खतरा होने पर प्रयोग करने की अनुमति देती है। तीसरा है राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356। यह शक्ति राष्ट्रपति को किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर प्रयोग करने की अनुमति देती है। चौथा है विशेषाधिकार आपातकाल अनुच्छेद 359। यह शक्ति राष्ट्रपति को किसी विशिष्ट क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने को अनुमति देती है। इन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना होता है कि आपातकालीन स्थिति वास्तव में मौजूद है और इसका समाधान करने के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों को दबाने के लिए नहीं किया जा रहा है। किसी व्यक्ति या समूह के अधिकारों को दबाने के लिए नहीं किया जा रहा है। इन शक्तियों का प्रयोग करने के बाद राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना होता है कि आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के बाद आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग बंद कर दिया जाए। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने के कारणों की जांच की जाए और आवश्यक कदम उठाए जाएं, भविष्य में ऐसी स्थिति न आए। यह असाइनमेंट कंप्लीट हो गया दोस्तों। 17 पेज टोटल लगा है इसमें, आप लोग देख सकते हैं टोटल PDF। स्क्रॉल करके आप देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विवेचना कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए। दूसरा, संसद में विपक्ष नेता की भूमिका पर अपने विचार कीजिए, अपना विचार व्यक्त करना इसमें। तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों की स्थिति का परीक्षण कीजिए। देख सकते हैं आप लोग। न्यायिक पुनरावलोकन पर एक टिप्पणी लिखिए। देख सकते हैं आप लोग, इतना लिख सकते हैं। राज्यपाल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। 200 से 300 शब्दों में आराम से लिख सकते हैं, 400 शब्दों में लिख सकते हैं आप लोग। ये छठवां क्वेश्चन, नौकरशाही के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। इसका देख सकते हैं।
खंड ब का ये क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। आराम से देखिए, ये धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। 8वां क्वेश्चन है, भारत में संघ और राज्यों के मध्य संबंध की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। साफ साफ आप लोग लिखिएगा। ये 9वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। खत्म हो जाता है। अब दोस्तों, तो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए। फर्स्ट ईयर का थर्ड असाइनमेंट हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।